चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड नियम। पिछले क्लास में आप देख चुके हैं कि परावर्तन का नियम, और आज हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। लोअर क्लास में भी पढ़ना होता है, हायर क्लास में जाएंगे वहां भी पढ़ना होता है, क्योंकि प्रकाश को ठीक तरह से समझने के लिए, प्रकाश के सभी फिनोमिना घटना को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम को समझना होगा। तब हम लोग जाके इससे रिलेटेड किसी भी घटना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें, वेरी सिंपल है, उसको डिस्कस करेंगे आज। तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं, उनमें से फर्स्ट नियम तो परावर्तन के नियम से रिलेटेड है। यदि आपको परावर्तन का नियम याद है तो समझिए कि अपवर्तन का फर्स्ट लॉ भी आपको याद है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपतित किरण, कि आप समझ रहे हैं, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। 3 नंबर यहाँ पर है, वहां पर भी था। अंतर सिर्फ यही है कि जब परावर्तन का नियम आप पढ़ते थे, यहाँ पर परावर्तित किरण लिखा जाता था, बाकी सारा चीज सेम है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपतित किरण एओ है, ये आपका अभिलंब है एन डैश, और ओ बी को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होगा, ये नहीं कि अलग अलग प्लेन में होगा। तो फर्स्ट रूल तो वेरी सिंपल कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये तो प्रथम नियम है। ये जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय धीरे धीरे स्टडी करेंगे इसका। कि कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है एक, और क्रोमा मतलब होता है कलर, मतलब एक रंग। एक रंग का मतलब 7 रंग का नाम आप जानते हैं विज्ञान में। विजिबल लाइट में 7 कलर है, उनमें से किसी एक कलर को लेना है। ये नहीं कि जो कांस्टेंट है सभी कलर के लिए है, आप ये नहीं कर सकते हैं। लाल रंग का अलग वैल्यू आएगा, ब्लू का अलग आएगा, ग्रीन का अलग आएगा, वायलेट का अलग आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर किया है इसको कि मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर होता है, तो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग, इसको हिंदी में कहेंगे एक वर्णी। वर्ण मतलब यहाँ पे कलर से है, एक वर्णी प्रकाश। बी केयरफुल, ये जो रूल्स है सेकेंड का जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड रूल, यह एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, और क्या, किसी निश्चित 2 माध्यम के लिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। कभी भी रूल को जब आप लागू करेंगे, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए लागू होगा। हाँ, क्यों लागू होगा मोनोक्रोमेटिक के लिए? सब हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? इस सब पॉइंट पर हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्णी प्रकाश और किसी निश्चित 2 माध्यम के लिए, 2 मीडियम तो अपवर्तन के लिए होना ही आवश्यक है, बट वो जो मीडियम होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। यानी कि आप कभी वाटर ग्लास लिए, कभी ग्लास एयर ले लिए, कभी वाटर एयर ले रहे हैं,
तो हर एक मीडियम को जब आप चेंज कीजिएगा इसमें तो फिर इसका वैल्यू भी चेंज करेगा। तो दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया, जिया मतलब साइन से रिलेटेड है। को जिया कहता तो कॉस होता, यहाँ पे जिया टर्म है, बी केयरफुल। आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर के अनुपात का मान मतलब साइन आई बटे साइन आर का जो मान होगा, ये कह रहा है मान उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं हम लोग, हर एक मीडियम का माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है और यह अपवर्तनांक वैसा शख्स है जो ये डिसाइड करता है कि दूसरे मीडियम में प्रकाश की किरण अपने पथ से कितना विचलित होगा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मतलब नॉर्मल की ओर मूव करेगा या नॉर्मल से दूर जाएगा या कितना बेंड करेगा लाइट, इसका डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है, अपवर्तनांक को है। तो उस माध्यम के अपवर्तनांक के कैसा अनुपात? व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। तो यदि ओवरऑल उसको पूरे में हम लोग देखें, जिसका मैथमेटिकल जो रिजल्ट आएगा आपके हाथ में, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। कैसे? आप प्लॉटिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट मीडियम है, हमने एयर को लिया है, सेकेंड मीडियम में हम क्लास को दिखाए हैं। आप देखिए इसका अपवर्तनांक को n1 से डिनोट किया गया, सेकेंड मीडियम को n2 से डिनोट किया गया। ये आपतित किरण है, अभी लंब है, बीच का कोण हो जाएगा I, और ये अपवर्तित किरण है, ये अभी लंब है, इस कोण को कहेंगे R। तो ये नियम दूसरा वाला क्या कहता है कि आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई बटे साइन आर का जो वैल्यू होगा, इस माध्यम के अपवर्तनांक के कैसा अनुपात? तो व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है, मतलब n2 बटे n1 के बराबर होगा। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नियम डब्ल्यू स्नेल ने दिया है। स्नेल काफी पॉपुलर में, एक्चुअली ये नियम स्नेल के पहले भी एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस पर चर्चा किया था, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका स्नेल ने किया, इसलिए इसी के नाम पर इसको हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दूसरा स्नेल का नियम है, और स्नेल का नियम का रिजल्ट क्या मिला? पूरा रिजल्ट नहीं है, इसका मैथमेटिकल जो निकलेगा वो मेन चीज होगा। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन यही आएगा कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कितना? n2 बटे n1। वो आपका मैथमेटिकल हो गया, और उसी की हमको जरूरत है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी फिगर बनाएंगे आप, और फिगर से रिलेटेड जिस एक्टर का, जिस पॉइंट का, जिस मेंबर का हमको जरूरत है, उसको विषय में थोड़ा सा परिचय करा देंगे आप। जैसे कोण AON बराबर अपवर्तन कोण है, हम I से डिनोट किए हैं। कोण BON डैश, BON डैश ये R है, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। N1 क्या है? पहले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। N2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ये सब जितना पॉइंट देख रहे हैं, इसकी आपको जरूरत है, इसलिए इसका पात्र परिचय तो होना ही चाहिए कि फिगर में आपतन कोण कहाँ है, अपवर्तन कोण कहाँ है, अपवर्तनांक पहला मीडियम का क्या है और दूसरे मीडियम का क्या है।
अब हम लोग इसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। चलिए हम लोग देखें कि स्नेल के नियम का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो रूल था आपका, याद करेंगे आप उसको, साइन आई बटे साइन आर बराबर उस माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम का मतलब n2 बटे n1। ये रिलेशन है स्नेल के नियम का। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2 1। ये लिखने का तरीका है। और आपको थोड़ा पिछले क्लास में जाना होगा, हम अपवर्तनांक में बताए थे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। ये n21 का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं दूसरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे माध्यम, कंफ्यूजन से बचना लेकिन क्लियर होना चाहिए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा, यानी कि हम इसको कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा ये है। और जब ये अपवर्तनांक का अनुपात है तो किसी भी पार्टिकुलर दो मीडियम के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब कि हम दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। बट बी केयरफुल, किसी दो निश्चित माध्यम के लिए कांस्टेंट होता है, ना कि सभी माध्यम के लिए की वैल्यू आ जाए, कभी नहीं आएगी। किसी पार्टिकुलर, किसी निश्चित दो माध्यम के लिए साइन आई बटे साइन आर का मान क्या होगा, कि अगर किसी दो निश्चित माध्यम और एक वर्णीय प्रकाश के लिए, ये तो खैर मस्त होगा, आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया के अनुपात का मान कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, कि आप देख रहे हैं n2 बटे n1, ये तो किसी दो माध्यम के लिए फिक्स वैल्यू होगा, दो माध्यम के लिए चेंज नहीं करेगा। हम लोग जब मीडियम चेंज करेंगे ये वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। तो किसी पार्टिकुलर दो मीडियम के लिए n2 बटे n1 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना, कांस्टेंट। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सब सूत्र का आपको क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, और इसके उपयोग से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। अब इसमें तीन काफी खूबसूरत पॉइंट है जिसको कि हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग पढ़ते आए शुरू से कि प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो तीन तरह का घटना घटता है। एक घटना में क्या होता है कि प्रकाश सीधे चली जाती है, अपने पथ में विचलन को शो नहीं करती। एक में क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और एक में अविलंब से दूर चली जाती है। तो आपको ये जानना है आज कि किस कंडीशन में अविलंब की ओर मुड़ेगी, किस कंडीशन में अविलंब से दूर जाएगी, और किस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन सीधे पार कर जाती है। तो सीधे क्रॉस करने के पीछे क्या वजह है,
अविलंब की ओर मुड़ने के पीछे क्या वजह है, अविलंब से दूर जाने के लिए क्या कंडीशन है, क्यों जाता है, क्यों होता है ऐसा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग स्नेल के नियम का उपयोग करेंगे और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे होता है। उसके आगे 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं। चलिए हम लोग 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और अपवर्तन की घटना से रिलेटेड भी है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर देखेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टार में लिखे यहाँ पर N1 is less than N2 है। 2 माध्यम तो होगा। प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से कम है। आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज ये वाला एयर हो जाए तो ये वाला हो जाए ग्लास। एयर का अपवर्तनांक हम लोग 1 लेते हैं और इसका ग्लास है हम लोग 1.5 लेते हैं। अब ये एओ आपतित किरण है जो कि हवा से एयर से ग्लास में जाना चाहती है। हवा में इसका स्पीड और डायरेक्शन आप देख रहे किस तरह से है। एओ किरण जो चाहती है कि हम अपने जीवन में इसी पाथ का फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और सपोज यह प्रकाश की किरण ग्लास में भी इसी रास्ते से जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं सकेगी क्योंकि जैसे ये ग्लास में प्रवेश करती है इसको रोकता है कि रुको, तुम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्योंकि तुम एयर से ग्लास में प्रवेश कर गया है और ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पर मेरे नियम का पालन करना पड़ेगा। यहाँ स्नेल का नियम चलता है, तुमको स्नेल के नियम के अनुसार से मूव करना है। अब ये प्रकाश का किरण चाहते हुए भी इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती है क्योंकि स्नेल के नियम का पालन करना होगा। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू N2 बटे कितना N1। अब इस प्रकाश के किरण का कहना है कि ठीक है भाई हम सीधे नहीं जाएंगे, हम किधर जाएं? हम अविलंब की ओर जाएं या हम अविलंब से दूर जाएं? कम से कम ये तो बताओ। तो कहना यही है यहाँ पर कि अभी आप किधर जाएंगे इसका डिसीजन लेने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो किसको है? तो स्नेल के नियम को है। स्नेल का नियम ये डिसाइड करेगा कि आप अविलंब की ओर जाएंगे या अविलंब से दूर जाएंगे। देखिए आपको क्या होगा, यदि इसको हम लोग कोना कोनी गुणा कर दें तो सूत्र हो जाएगा साइन आर इंटू N2 बराबर साइन आई इंटू N1 और यहां से साइन आर का मान निकालें तो हो जाएगा साइन आई इंटू N1 बटे कितना N2। अब तो यहां ध्यान देना है, आई तो फिक्स है जो भी होगा वैल्यू। ये तो जिस सेंटेंस इसको आना था बेचारा यहाँ तक आ चुका है, अब इसके अंदर में किधर जाएगा इसको मालूम नहीं है। तो उसके लिए अब हम लोग को इस पर विचार करना पड़ेगा। अब गौर से देखिए कि N1 का मान कम है, N2 का मान ज्यादा है और N1 का मान कम और N2 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो भी आएगा वो लेस देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो लेस देन 1 का क्या मतलब हो गया कि R का मान I से और कम हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू 1 से कम हो रहा है क्योंकि हम लोग कम अंक में ज्यादा वाला अंक से भाग दे रहे हैं। इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, इसका मतलब पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आएगा तो साइन आर का मान साइन आई से क्या होगा, कम होगा। तो पब्लिक को बताएंगे कि चूंकि N1 बटे N2 का मान
से क्या है, कम है, इसलिए R is less than क्या होगा, I। याद रखेंगे आप डिसीजन हो गया, रिजल्ट आ गया कि अपवर्तन कोण का जो मान होगा वह आपतन कोण से ज्यादा नहीं क्या होगा, ये बता रहा है, कम होगा। तो कम का मतलब इस तरह से लिखेंगे आप। R is less than क्या है, I है। अब इसको किधर जाना है, क्लियर हो गया है। लेस देन का मतलब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इसलिए ये प्रकाश की किरण अब इस तरह से आगे बढ़ेगी। यो प्रकाश का आपतित किरण है और वो भी आपका क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान I से क्या है, कम है। क्या इसका डिसीजन आपने दिया, हमने दिया नहीं, स्नेल के नियम से मालूम हुआ क्या होगा, I होगा। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर ये भी तो हो सकता है कि N1 इज ग्रेटर देन N2 हो, तो नहीं हो सकता, हो ही सकता है। यदि N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाए तो क्या होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इसी फिगर में इसको लेके आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे का सेकंड हेडिंग जो हो जाएगा यदि N1 इज ग्रेटर देन क्या हो, N2 हो। सिचुएशन ऐसा हो सकता है, हम यहाँ से ये हटा देंगे, ग्लास हटा देंगे, ये वैल्यू को भी हम अपने मन से हटा दें, कुछ भी हो सकता है। बट बी केयरफुल, N1 इज ग्रेटर देन N2 है। अब ये प्रकाश की किरण, अब हम इसको फिर यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये प्रकाश की किरण फिर ऐसे को बिंदु पर आपतित होती है और इसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर इसको स्नेल के नियम का पालन करना होगा। तो स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1, फिर कोणानुपाती गुणांक करेंगे, फिर ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, N1 का मान ज्यादा है, N2 का मान कम है, तो ज्यादा में कम से भाग देंगे तो मोर देन 1 वैल्यू आएगा, और मोर देन 1 वैल्यू आएगा, इसका मतलब R का मान I से क्या होगा, अधिक होगा। तो पब्लिक को बताएंगे चूंकि N1 बटे N2 का मान 1 से क्या है, अधिक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए R इज ग्रेटर देन क्या हो गया, I हो गया। मतलब अब जो R का मान होगा I से ज्यादा होगा। तो प्रकाश के किरण का विचार था इधर जाने का, लेकिन माध्यम बदल जाने के कारण अब R का मान I से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा का मतलब आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल है हमारा क्या, R है, I से R का मान ज्यादा हो गया, यानी कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। तो अभिलंब की ओर प्रकाश आएगी या अभिलंब से दूर प्रकाश जाएगी, इसका डिसीजन कौन करेगा, तो अपवर्तनांक करेगा। और स्नेल के नियम का उपयोग करके हम ये इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से ग्रेटर देन और लेस देन के से प्रकाश का किरण को किधर जाना उसका डिसीजन होता है। अब तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी उठेगा, सर यदि ऐसा हो कि N1 और N2 का मान बराबर हो जाए, हो तो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो क्या होगा, हम लोग उसको भी इसी कंसेप्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि N1 इक्वल टू क्या है, N2 है, तो उसी फिगर में उसको डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट में। यदि N1 इक्वल टू N2 है, ऐसा हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, तीनों केस में कुछ भी हो सकता है। यदि N1 का मान N2 के बराबर हो गया, फिर हम इस फिगर को यहां से हटाएंगे पहले,
समझेंगे आप उसको। तीसरा केस में क्या है कि N1 का मान N2 के बराबर हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में प्रकाश ऐसे जाना चाहती है। जब इस तरह से प्रकाश जाएगी फिर हम लोग स्नेल के नियम का उपयोग करेंगे, सेम रिलेशन आएगा। फिर यहाँ पर ये और इस तरह से ये ले लो। अब देखो N1 का मान N2 के बराबर है, इसका मतलब कि N1 बटे N2 का मान 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर है और 1 के बराबर का मतलब हम ये कर सकते हैं, इसलिए साइन R बराबर साइन कितना I, इसलिए R का मान I के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे केसेस में जब N1 और N2 दोनों बराबर है तो परेशानी नहीं है। प्रकाश की किरण आराम से मूव करते हुए जिस तरह से फर्स्ट मीडियम था उसी दिशा का पालन करते हुए दूसरे मीडियम में भी चली जाती है। मतलब ना तो अविलंब की ओर मुड़ती है और ना ही अविलंब से दूर जाती है। यानी कि प्रकाश के पथ में कोई विचलन नहीं होता है। और ऐसे केसेस में R और I का मान आपस में बराबर होगा। तो ये 3 केसेस से हम लोग ये सीखे आज, यदि प्रकाश का किरण डिफरेंट मीडियम में प्रवेश करे तो किस कंडीशन में अविलंब की ओर मुड़ेगी, किस कंडीशन में अविलंब से दूर जाएगी और किस कंडीशन में बिना मुड़ते हुए बिना बेंडिंग का सीधे मूव कर जाएगी। 3 केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो अगले क्लास में अगले टॉपिक पर